श्री प्रवीण कुमार देवतिया। थैंक यू फॉर कमिंग। आज मैं कृतज्ञ हूँ पिलर में आप सभी के बीच में, और बहुत ही पावन अवसर है। 77वां आजादी का दिवस मना रहे हैं हम लोग, और ऐसे मौकों पर जो आप डॉक्टर साहब ने जो कहानी सुनाई है मोटिवेशन की, त्याग की, गांधी जी ने क्या त्याग किया कि नहीं किया, सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया, और बिना सेक्रीफाइस के हम कुछ ना कुछ हमको देश के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और यह परंपरा हमारे पूर्वजों से निरंतर चलती आ रही है और आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। जब देश का नाम आता है, देश की बातें आती हैं, तो हर कोई अपना कुछ ना कुछ त्याग करके इस देश के लिए लगाता है, आगे बढ़ाता है। और ये जो धरती है शाहजहांपुर की, इसको बलिदानों की धरती भी कहा जाता है, शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। और इस शहीदों की नगरी में मैं प्रेजेंट हूँ, और मैंने अभी जो आप लोगों ने प्ले किया उसमें भी मैंने वही शहादत का जो मैसेज था वो मैंने उसमें महसूस किया। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, और जो हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट बैठे हुए हैं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही ये जो फूल जैसे बच्चे हैं, यही कल इस देश का भविष्य बनेंगे। इन्हीं के कंधे पर भारत का बोझ आने वाला है। कुछ लोग मजाक में हैं, कुछ लोग सीरियस हैं, सब तरह के लोग इस देश में है, मिक्स कल्चर है हमारे यहाँ। कुछ को आज का दिन बड़ा मनोरंजक लग रहा होगा कि हाँ, आजादी हमारे पास मिली है, आजादी है, सब कुछ कहने की आजादी है, सब कुछ करने की आजादी है। और हमारा जो संविधान है उसमें हमारे कुछ अधिकार हमें दिए हैं, पता है आपको अधिकारों का, लेकिन साथ साथ ही उस संविधान में हमारे कर्तव्यों का भी विवरण दिया गया है कि हम कैसे कैसे अपने कर्तव्यों का वहन करें और किस तरह से इस देश के लिए हम कार्य करें। तो उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें। जो चीज अभी मैंने शहादत की बात करते हैं, तो मेरे गांव से छोटा सा गांव है, जिस गांव ने इस देश को एक प्रधानमंत्री दिया, नाम भी पता नहीं होगा आपको शायद, किसी को पता है यूपी ने अभी तक कितने पीएम इस देश को दिए हैं? उत्तर प्रदेश ने इस देश को कितने प्रधानमंत्री दिए हैं? तो पता है किसी को? हाँ भाई, प्रधानमंत्री कितने दिए देश को? नहीं पता? कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं अभी तक? जनरल नॉलेज से बाहर की बातें हैं। एक प्रधानमंत्री मैंने कहा कि मेरे गांव से है और उसी गोत्र से मैं बिलोंग करता हूं। जो देवतिया गोत्र है उसी गोत्र से वो थे और उसी गोत्र से मैं हूं। वो पूरा गांव का जो कल्चर है, रिच कल्चर है हमारा, किसके लिए? सैक्रिफाइस के लिए, शहादत के लिए, और देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए। उसी कल्चर में मैं पला बड़ा हूं। मेरे गांव से 39 शहीद हैं, 39 मार्टर्स अकेले मेरे गांव से। तो आप उस रिच कल्चर में बात कर सकते हो। चौधरी चरण सिंह नाम सुना होगा, सुना है कभी? वो अकेले प्रधानमंत्री है जो कभी लोकसभा नहीं गए, जो जिसने कभी फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। पता है आपको? आपको जब आप आगे बढ़ोगे
जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आएगा तब आपको याद आएगा कि एक ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जो कभी जिन्होंने फ्लोर टेस्ट ही नहीं दिया। पता है आपको? नहीं। कुछ दिन के लिए वो प्रधानमंत्री बने और एक साजिश के तहत उनकी सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि छोटे से गांव से, वो बहुत छोटे बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ और ऐसा ही परिवार मेरा है जिसमें मेरा जन्म हुआ। उनके एक बूढ़ी गाय हुआ करती थी, मेरे दादाजी थे तो वो बताया करते थे। एक बूढ़ी गाय थी उनके घर में, 5 साल की उम्र तक वो उस गांव में रहे। फिर डिस्ट्रिक्ट अब हापुड़ बन गया है, उसमें एक नूरपुर नाम का एक गांव है, उसके पास उन्होंने अपनी मंडैया बसाई। मंडैया सुना है कभी आपने? एक गांव का एक छोटा सा पार्ट अलग से बनाया जाता था, कोई भी आकर बना लेता था तो उसको मंडैया बोलते हैं। तो ऐसी मंडैया में उन्होंने अपना सबने जाके वहां पर घर बसाया गांव से निकल के, और वहां पर उन्होंने निवास अपना बनाया। मैं आपको अपने गांव के कल्चर के बारे में बताना चाह रहा था कि अकेले मेरे गांव से 444 गांव एक ही गांव से निकले हुए, 444। इतनी प्रोग्रेस हम लोगों ने की है इस देश के लिए। और हर आप चले जाइए, मैक्सिमम इस गोत्र के लोग आपको या तो सेना में मिलेंगे या किसी अच्छे पद पर मिलेंगे और देश के लिए कार्यरत है। क्योंकि हमारा जो कल्चर है उसी से 1857 की लड़ाई में राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के राजा थे, वो भी देवतिया ही थे। उसी फैमिली से हम पूरे हैं, सारे के सारे देवतिया वहां से। और आज तक मैं बताया ना कि मैं ये सब चीजें मुझे विरासत में मिली, सब चीज। बस उस पे अभी अपना कार्य करना था। मैं सेना में गया, जब मैं सेना में पहुंचा जब मेरी उम्र 17 साल और 14 दिन थी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जिनकी 16 के आसपास उम्र हो रखी होगी और 17वीं में एंटर कर चुके होंगे, ऐसा है कि नहीं? 17 से ऊपर है क्या किसी की? है 17 से ऊपर वाले कितने तो आप लगा लीजिए। तो मैं सिर्फ 17 साल और 14 दिन का था जब मैं वहां पर पहुंच चुका था। और उस वक्त में एनसीसी सी सर्टिफिकेट था। 3 साल एनसीसी में अपनी सेवाएं भी मैंने दी। इतना देश के लिए करने की जो इच्छा थी वो बचपन से ही मिली। मेरे बड़े भाई अभी भी सेना में है, कार्यरत है। मैंने 15 साल सेवा देकर मैं सेवानिवृत्त हुआ और फिर से देश की सेवा में जुटा हुआ हूं, आप लोगों को ज्ञान से और आपके लिए हेल्प से और मोटिवेशन से और आपको एग्जाम्पल से हर चीज को समझाता हूं। और मुझे पता है जो यहाँ पर 12th क्लास वाले हैं, 11th क्लास वाले हैं, क्योंकि मैं भी आपकी उम्र से गुजरा हूँ, तो आपके यहाँ पर चौंच भिड़ाने का काम कुछ ज्यादा होता है और समझने की क्रियाएं कम होती है। क्योंकि आप इस उम्र में ये सोचते हो कि आपके माँ बाप मूर्ख हैं और जो आपको समझा रहे हैं वो मूर्ख हैं, सिर्फ आपको ही ज्ञान है, इसके अलावा दुनिया में किसी को ज्ञान नहीं है। ये आपकी मेंटेलिटी बन चुकी होती है इस उम्र में आ गया। और आपके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपसे संभाले नहीं समझती, यही सच्चाई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊर्जा सिर्फ 2 ही काम आती है, या फिर उस उम्र की लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। ऊर्जा सिर्फ आपके 2 ही चीज में काम आएगी। पहला, आपका विकास करेगी, दूसरा आपका विनाश करेगी। ऊर्जा सिर्फ 2 ही काम आएगी आपके, याद रखना आज से। क्या क्या काम आएगी? क्या करेगी ऊर्जा? पहला कार्य क्या है ऊर्जा का? पहला काम क्या करेगी? आपका विकास। दूसरा काम क्या करेगी? विनाश। तीसरा काम नहीं है ऊर्जा। तो आप ये खुद तय करें कि उस ऊर्जा से आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने उस ऊर्जा को
विकास के लिए यूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा आपका विनाश की तरफ मुड़ चुकी होगी और आपको विनाश की तरफ अग्रसर कर देगी। अगर आपने अपने आप को संभाला, ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया, तो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाए। अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं क्योंकि बताना चाहता हूं आपको, अवर थॉट्स आर द एनर्जी। हमारे विचार क्या हैं? हमारे विचार क्या हैं? हमारी एनर्जी फॉलो द थॉट्स। Our thoughts are our energy and our energy follow the thoughts. And what the result of that? Result क्या है? एनर्जी का रिजल्ट क्या है? एनर्जी का रिजल्ट ये है, एनर्जी क्रिएट योर बिहेवियर। Energy create your behavior and your behavior create your emotions and feelings. Your emotions and feelings create your attitude. Your attitude create your action or your action create what? The story of being successful or being। एक एनर्जी कहां से शुरू होती है? एक थॉट प्रोसेस। एक थॉट प्रोसेस से सारा कुछ निर्भर करता है आपके कहां तक। बीइंग सक्सेसफुल है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है या पॉजिटिव? आपके सामने है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। क्योंकि जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड द एडवाइस। You don't understand the advice because you follow the example. Now you follow the example. अपने आप को डिफेंड करने के लिए एनर्जी ने क्या किया? एक नया रास्ता अपनाया और उसने कहा कि कॉमर्स है। क्योंकि डिफेंड कर रही है एनर्जी अपने आप को। डिफेंड करेगी तो क्या आंसर होगा? यही होगा। डायरेक्ट नहीं जाएगा, पूछेगा नहीं। ये पूछ भी सकता था, ये भी कह सकता था कि मुझे नहीं पता। That would be the positive answer. But what energy did? Negative turn. टर्न क्या हुआ? नेगेटिव टर्न। इसने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, इसने इसकी जो एनर्जी है, जो फ्लो है एनर्जी का, उसने क्या कहा कि टर्न करो, सामने वाले को मूर्ख बनाओ, सामने वाले को मूर्ख बनाओ। इसलिए अपना स्टैंड क्लियर रखो। ये इसकी गलती नहीं है, इट्स थॉट प्रोसेस। जिनसे बड़े बड़े हैं, जो हमें रोज आदतों में हमारे शुमार हमारे शामिल है। एग्जांपल मिल गया आपको? कितने सेल्स हमारी बॉडी में? 37। एक सेल की एनर्जी है 1.4 वोल्ट। कितनी? 1.4 वोल्ट। तो कितनी एनर्जी आपकी बॉडी में है? तो अगर आप उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? अगर आप उस एनर्जी को भाई की तरह टर्न करोगे तो एनर्जी क्या करेगी? आपका विकास या बोलो क्या करेगी? अगर आपने उसको टर्न करने की कोशिश की, उसको घुमाने की कोशिश की, तो एनर्जी आपका क्या करेगी? तो ये आपके हाथ में है अपना भविष्य। किसी टीचर के, किसी स्कूल के, किसी संस्थान के जिम्मेदारी नहीं है आपका भविष्य। हर संस्थान कोशिश करता है, आप भी उसी में लगे रहते हैं कि आपके बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी चीजें सिखाएं। लेकिन ये तो हमारे ऊपर है ना, ये हमारी एनर्जी डिसाइड करती है कि वो अच्छे संस्कार हमको लेने हैं या नहीं लेने। क्यों? संस्कार आपको विरासत में अपने माँ बाप की जीन्स से मिलते हैं और उन्हीं चीजों को आप सराउंडिंग में देखते हो और फॉलो करते हो। अगर आपने उन सब चीजों को फॉलो नहीं किया तो आप किधर जा रहे हो?
इधर की तरफ डायरेक्शन हो चुका है आपका। आप देश के सिर्फ दो तरह से काम आओ। पहला, या तो आप देश के लिए एसेट्स बनोगे या आप देश के लिए लायबिलिटी बनोगे। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, कॉमर्स नहीं है दोनों, ये एसेट और लायबिलिटी। अब बोलो क्या हो देश के लिए? भाई ऐसे एसेट्स तो नहीं चाहिए ना देश को जो घुमाए लोगों को, समझ गए? आप दो ही तरह से काम आओ, एसेट और लायबिलिटी। आप डिसाइड करो कि आपको देश के लिए क्या बनना है और क्या करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका भविष्य स्वयं आपके हाथों में है। कोई और आपका भविष्य लिखने के लिए ऊपर से नहीं आने वाला है। और हम अपने फेलियर की जिम्मेदारी किसको दे देते हैं? मेरा तो बैड लक था, तो दूसरे का लक था, ऐसे ही नहीं। उसके नंबर ज्यादा आ गए या उसको अच्छी जॉब मिल गई तो हम क्या कहते हैं? ये उसका लक था और मेरा बैड लक था। आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है, ना वो लक पे विश्वास करता है ना वो बैड लक पे विश्वास करता है। वो सिर्फ एक ही चीज पे विश्वास करता है, क्या? हार्ड वर्क। इस पे विश्वास करना है हमको। रिजल्ट किसके ऊपर बेस्ड है? किस चीज के ऊपर बेस्ड है? लक के ऊपर बेस्ड है, बैड लक के ऊपर बेस्ड है या हार्ड वर्क के ऊपर बेस्ड है? तो फिर ये लक और बैड लक की कहानी किसी और को समझाना, किसी और को समझाओ ये लक और बैड लक, क्योंकि मैं और लक और बैड लक पे विश्वास नहीं करता। क्योंकि a human has that much capacity, that much strength that he can write his own destiny, he can write his own story, right? नहीं, मैंने अपनी कहानी स्वयं लिखी है। 26/11 में जब हमला हुआ था तो सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति मैं था। मैं पीछे भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? पीछे भी हो सकता था। मैंने कहा नहीं, अगर देश के लिए गोली खाने का, गोली चलाने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले गोली चलाऊंगा और पहला शॉट हेड शॉट लूंगा या पहली गोली देश के लिए खाऊंगा, चाहे वो हेड शॉट हो चाहे कुछ भी। उसके लिए क्या चाहिए? कितने बच्चे इस चीज के लिए तैयार हैं? साधारण संकोच में बेचारा चलो हाथ नीचे करो। देखो, सैनिक का कार्य एक ही है, या तो मरेगा या मारेगा। और आज तक विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं वहां पर कोई भी रनर अप नहीं रहा है। जितने भी युद्ध हुए हैं विश्व में आज तक के इतिहास में, चाहे वो युद्ध अकबर ने लड़ा हो, चाहे वो युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा हो, चाहे वो युद्ध बिंबिसार ने लड़ा हो, चाहे वो युद्ध अलेक्जेंडर ने लड़ा हो, चाहे वो युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा हो, वहां पर रनर अप नहीं होता। यहां पर रनर अप की ट्रॉफी मिलती है ना, वहां पर रनर अप की ट्रॉफी नहीं मिलती। एक ही चीज होती है, विनर और लूजर, एक ही चीज है। और जिंदगी में भी आपकी ऐसा ही होगा, या तो आप विनर बनोगे या फिर आप लूजर बनोगे। निर्णय आपका, लेकिन ये सोच आपकी कि आपको जिंदगी में क्या करना है और क्या बनना है। जब ताज में घुसे पता चला कि कुछ लोग बंधक बनने की स्थिति में आ चुके हैं। 150 से ज्यादा लोग थे जो एक ही रूम में फंसे हुए थे। उनको टेररिस्ट बंधक बनाने के लिए उस जगह पर पहुंच चुके थे। सिर्फ 30 सेकंड
पहुंचे तो वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाए जहां वहां पर हमारा जाना हुआ और वो टेररिस्ट जैसे हमारी आवाज सुनी थी तो बराबर वाले हॉल में जाके छिप गए, चारों के चारों। हम पहुंचे तो हमने भी उसी हॉल में एंट्री की, सामने मैं चल रहा था। तो जैसे ही हम अंदर गए तो मुझे 2 AK-47 की सेफ्टी गन्स की आवाज सुनाई दी। तो मैं समझ गया कि 2 टेररिस्ट, 2 आतंकवादी इसी कमरे में। तो मैंने अपनी पोजीशन ले ली और वेट करने लगा क्योंकि अंधेरा था कमरे में। तब तक मुझे उधर से फ्लैश निकाल दिया, उन्होंने मेरे ऊपर फायर किया और पहली गोली मेरे कान को फाड़ते हुए सीधी निकल गई। और उस दिन से मेरे कान से ना तो सुनाई दिया है और वो कान भी उस दिन से गायब ही था। 5 बड़ी सर्जरीज के बाद, प्लास्टिक सर्जरीज के बाद ये कान आप देख सकते हो रिकंस्ट्रक्शन हुआ। नेचुरल चला गया तो वापस नहीं आएगा। ये छिपकली का पूछ नहीं है कि टूट गई तो दोबारा आ जाएगी। 30 मिनट तक हमारी फायरिंग चली। उस फायरिंग में एक टेररिस्ट को मैंने मारा, फिर हमारी टीम ने अंदर टीयर गैस डाल दी, उससे मुझे सफोकेशन हुई। तो मैंने निर्णय लिया कि जब मरना ही है तो क्यों ना एक सैनिक गोली चलाते हुए मौत जब तय हो जाए कि यहां से जिंदा नहीं जा सकते तो क्या करोगे आप? लड़ोगे कि चुपचाप लेट जाओगे? क्या करोगे? तो लड़ना चाहिए ना जिंदगी। तो लड़े। जब मैंने खड़े होकर उन पे गोलियां चलाई तो 4 गोली और मुझे लगी, जिनमें से एक गोली मेरी छाती के आर पार निकल गई राइट साइड से, जिसमें मेरा पूरा फेफड़ा राइट साइड का गोली ने बाहर फेंक दिया। क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस थी वो ज्यादा नहीं थी और जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी वो उतनी कैपेबल नहीं थी वो AK-47 जैसे हथियार की गोली को रोक सके। बॉडी मूवमेंट में थी, मैं दरवाजे के बाहर गिरा। हॉस्पिटल लेकर गए मेरे साथी मुझे, तो डॉक्टर ने कहा कि 3-4 दिन का मेहमान है, बचेगा नहीं क्योंकि लंग्स पूरा डैमेज हो चुका है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि स्प्लिंटर गोली के जो स्मॉल पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो अभी भी मेरी चेस्ट वॉल पर 100 से ज्यादा अभी भी फैले हुए हैं लीवर तक। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। 19 दिन आईसीयू में रहा लेकिन जिंदा बच गया। इसको मेडिकल साइंस ने मिराकल का नाम दिया, क्योंकि आज तक के इतिहास में जिसके छाती से AK-47 की गोली निकली हो वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। मुझे छोड़ पूरे इस पृथ्वी पर मैं अकेला ऐसा सर्वाइवर हूं जिसका फेफड़ा लीवर सिर्फ एक लंग से जिंदा हो। जो चेस्ट वॉल के साथ में जो छोटा मोटा पार्ट बचा था वो उन्होंने अंदर स्टिच कर दिया था। उससे आप अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वो ऐसा ही है, महसूस होता है। और ये पूरा एरिया वैक्यूम है, खाली है मेरा। कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं और कोई रिप्लेसमेंट नहीं कि भैया सरदार जी का फेफड़ा एक्स्ट्रा है उसका लगा दो। किडनी का होता है या भैया कान देखो, कोई कान दे देगा अपना मुझे? हैं? दे सकता है? नहीं दे सकता ना। अपना फेफड़ा दे सकता है कोई? नहीं दे सकता ना। तो सेम हुआ, कुछ नहीं था। तो एक रास्ता दिखाई दिया, योग से कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। योग से 4 साल लगातार योग प्राणायाम साधना की, आसन किए, 4-4 घंटे बैठकर। कितने घंटे स्टडी कर सकते हो आप एक साथ बैठकर? 4 घंटे। 4 घंटे स्टडी करोगे ना
तो आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना। 4 घंटे बैठकर प्राणायाम करता था तो रिलैक्स फील हुआ। 2012 से मैंने दौड़ना शुरू किया, डॉक्टर ने जबकि मना किया हुआ था। उन्होंने कहा कि भैया एक ही बार आपका ऑपरेट हुआ है फेफड़ा, दोबारा ऑपरेट नहीं होगा। अगर आप गिरे या फेफड़े में कोई दिक्कत हुई तो समझ लेना टिकट कट चुका है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और ये सब जानते हुए मैंने दौड़ना शुरू किया। और आज 2023 है और जो मैंने अभी आपके सामने टी शर्ट पहनी हुई है ये भी मैराथन की टी शर्ट है, नॉर्मल टी शर्ट नहीं। इस टी शर्ट पे लिखा हुआ है नई दिल्ली फुल मैराथन 26 फरवरी 2023। अब मैं पूछूं फुल मैराथन की डिस्टेंस कितनी होती है? फुल मैराथन 32। और आपको एक और बात बता दूं, जो व्यक्ति पहली बार मैराथन दौड़ा था वो ग्रीस का सोल्जर था। मैराथन गांव से और वहां की राजधानी तक वो दौड़ा था। वो डिस्टेंस थी 42.195 किलोमीटर। और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने कहा कि हम जीत गए और उसका फेफड़ा फट गया और वो व्यक्ति वहीं मर गया। और आज जो आपके सामने खड़ा हुआ है उसका भी फेफड़ा फटा हुआ है और वो अब तक 25 से ज्यादा फुल मैराथन दौड़ चुका है और अभी भी दौड़ रहा है। वो भी एक सैनिक था, वो भी एक सैनिक था, मैं भी एक सैनिक हूं। उसका फेफड़ा फट गया था, मर गया था और यहां फेफड़ा फटा हुआ है फिर भी दौड़ने की हिम्मत है। और मैं बता दूं आपको, मैं भारतवर्ष का आज तक के इतिहास का अकेला सोल्जर हूं जो डिसेबल्ड होने के बाद मैराथन, अल्ट्रा मैराथन और आयरन मैन जैसे इवेंट किए। खरदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर जहां पर सांस नहीं आता लोगों को, दो फेफड़े वालों को सांस नहीं आता, वहां एक फेफड़े से 72 किलोमीटर 12.5 घंटे में कंप्लीट करके और उसको जीता। तो जो आपने यहां पर दिखाया शहादत, अगर सैनिक जिंदा है तो मैं कहूंगा उसके लिए देश को कहने के लिए बहुत कुछ है और वो देता है। 2018 में एक आयरन मैन प्रतियोगिता होती है प्यारे बच्चों। आयरन मैन सुना कभी? आयरन मैन क्या है? टोनी स्टार्क। आयरन मैन क्या है? वो लोहे वाला पुरुष जो पहनता है तो वो नहीं है आयरन मैन। आयरन मैन आपके सामने खड़ा हुआ है। आयरन मैन एक प्रतियोगिता है। आयरन मैन प्रतियोगिता दुनिया की सबसे कठिन एक दिवसीय प्रतियोगिता है, सबसे कठिन। उस प्रतियोगिता में आपको क्या करना है सुनिए। 3.86 किलोमीटर स्विमिंग ओपन सी में, 4 किलोमीटर के आसपास आपको समुद्र में तैरना है, अगेंस्ट द करंट और विद द करंट। बाहर निकलिए, साइकिल उठाइए। साइकिल कौन कौन चलाते हैं? हाथ खड़ा करें। शाबाश। साइकिल साइकिल बहुत अच्छा, सबके घर में है। कितनी चलाई आज तक? बहुत बहुत अच्छा। अब साइकिल उठाइए, 180 किलोमीटर आपको भी साइकिल चलानी है। कितने कितने कितनी बहुत चलाई है? कितनी चलाई है? और साइकिल छोड़ दीजिए, साइकिल छोड़ दीजिए।
अब आपको 42.2 किलोमीटर दौड़कर दिखाना है और ये तीनों इवेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 17 घंटे के अंदर करना है। कितना? अपने बाबा की सरकार नहीं है कि कभी भी वोट डालकर आ गए। अपने बाबा की सरकार नहीं है कि कभी भी चले गए, हम आ रहे हैं, रुको। और ये पापा की सरकार नहीं है कि मोटरसाइकिल पकड़ लो, साइकिल चल जाएगी। 180 किलोमीटर है, पूरा पैडल नहीं मारे जा रहे, थाई में प्रॉब्लम आ गई है, हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, काफ मसल्स खिंच गई है। पापा की सरकार नहीं है, वहां पे चिप लगी रहती है अपने पैरों में और आपको विश्व में कहीं पर भी ट्रैक किया जा सकता है, कहीं से बैठ। ये व्यवस्था है, आप उनसे चीटिंग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे चीटिंग कर लेते हो, करते हो कि नहीं? थोड़ी बहुत तो करते हो, थोड़ी बहुत तो करते हो कि नहीं? वहां पर थोड़ी बहुत भी नहीं चलती है। अब ये पूछो कि मैंने कितनी देर में किया, पूछोगे कि नहीं? है? साउथ अफ्रीका वन ऑफ द टफेस्ट आयरनमैन काउंट होती है, वन ऑफ द टफेस्ट। मैंने ये तीनों इवेंट सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे और 19 मिनट में खत्म किए हैं, सिर्फ एक घंटे। और ऐसा करने वाला मैं देश का सबसे पहला सैनिक, मैं देश का सबसे पहला सैनिक बना आयरनमैन टाइटल पारी करने वाला। और अब तक 3 कॉन्टिनेंट में 3 आयरनमैन कर चुका हूं और अभी जिंदगी में बहुत सारे आयरनमैन करने हैं। आशा है, विश्वास है कि आप में से भी एक दिन मेरे साथ कोई साथ खड़ा होगा आयरनमैन की उस जर्नी में, उसी स्टार्टिंग लाइन पर, जिस स्टार्टिंग लाइन पर मैं खड़ा हूं। विश्वास है मुझे किसके ऊपर? आपकी एनर्जी के ऊपर, कि वो एनर्जी आपको उस लेवल तक लेकर आएगी कि जहां आप आज नीचे बैठे हो, उस दिन आप यहां पर खड़े होकर इसी स्कूल में एक दिन आकर कहोगे कि 15 अगस्त 2023 में एक व्यक्ति आया था जो ये बताकर गया कि तुम भी उससे कम नहीं हो, तुम उससे ज्यादा हो। और यहां आकर उस आयरनमैन की कहानी सभी आने वाली पीढ़ियों को आप सुनाना, जैसा आज मैं आपको बता रहा हूं। यही मेरा उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन उस आगे बढ़ने के लिए जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है एनर्जी का, आप उसको फॉलो करें। आधा घंटे का समय हमें मिला था, 37 मिनट मैंने ले लिए हैं। 7 मिनट के लिए मैं माफी चाहूंगा, जोश जोश में चीजें ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं और मेरा तो मन करता है मैं 4-5 घंटे आपके साथ बैठ